गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपकी माधवी मैम लेके आई हूँ आपके लिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2। अब जब लेसन में आगे बढ़ते हैं तो हमें जानना है कि 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद क्या होता है। यह आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बट मैं इसे फिर से समझाती हूँ। जब कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर शासन स्थापित करता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका उदाहरण क्यों मैंने अफ्रीका का लिया है। इस अफ्रीका में यूरोपियों का शासन अपना प्रारंभ किया अफ्रीका में, ठीक है, जिनमें अफ्रीका के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन करना, ठीक है ना। उनके पास अपनी जमीन होती थी और अपने जानवर होते थे जिनका वो पशुपालन करते थे। उनको तनख्वाह पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसा कि यूरोपीय उससे चाहते थे। इसलिए क्या किया गया कि उन पर भारी कर लाद दिया गया, जमीन को छीन लिया गया और खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। ये क्यों हो रहा था? उपनिवेशवाद के वजह से। उपनिवेशवाद को ही आधार बनाकर यूरोपियों ने अफ्रीका पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने इनका शासन स्वीकार नहीं किया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था रिंडरपेस्ट, ठीक है। पिछले साल भी एग्जामिनेशन में ये आया था कि रिंडरपेस्ट क्या है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझना होगा। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग, मवेशी मतलब जानवर, तो जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी को कहते हैं रिंडरपेस्ट। 1880 के दशक के आखिरी सालों में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट तेजी से फैल गया था। 90% जानवर मारे जा चुके थे। अभी मैंने बताया कि अफ्रीका के 90% जानवर जो थे, लोग जो थे, वो जानवर पर निर्भर करते थे, और उसमें क्या हो गया? इस बीमारी की वजह से 90% जानवर मारे गए। दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण अब अफ्रीका वालों के पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण उन्होंने यूरोपियों का जो गुलामी थी उसको स्वीकार कर लिया और उनके लिए काम करने लगे, ठीक है। इसके बाद जब लेसन में आगे बढ़िएगा तो उसमें आपका एक टॉपिक है कि भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों का जाना, मतलब वहां पर यूरोपियों ने भी बहुत सारे लोग, भारत के जो मजदूर थे भारत से भी मंगाने लगे। इन्हें हम क्या कहते थे? गिरमिटिया श्रमिक, जो अनुबंधित जाते थे। अनुबंधन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर जाना, यानी एक निश्चित अवधि के लिए लोगों को भेजा जाता था। 19वीं शताब्दी में भारत और चीन से लाखों मजदूरों को भेजा जाता था यूरोपीय देशी में, यूरोपीय कंट्री में, ठीक है। क्यों? बगानों, खदानों और सड़कों में काम करने के लिए अनुबंधन के तौर पर बुलाया जाता था। अब ये भारत के किस क्षेत्र से ये लोग जाते थे, ये भी आपको जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु, ये 4 जगहों से भारत के बहुत सारे श्रमिकों को अनुबंधित करके यूरोपीय कंट्री में भेजा जाता था। अब लेसन में आपको पढ़ना है कि महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, है ना, और इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ा था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। इसमें पूरा जो विश्व था वो 2 खेमों में बट गया था, यानी 2 पार्ट में बट गया था। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार बना दिया था, क्योंकि अमेरिका उस समय सबसे बड़ा पूंजीवादी देश था, जिससे सारे देश इसी से ही कर्ज ले रहे थे। युद्ध के समय मांग बढ़ती गई, उत्पादन बढ़ता गया और रोजगार बढ़ता गया, जिससे अमेरिका ने बहुत ज्यादा इस चीजों पर ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, मांग घट गई, उत्पादन घट गया और रोजगार घट गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। इसको हम ऐसे समझते हैं कि युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, और जिसके कारण उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। अब बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ाया गया तो सामानों को ज्यादा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ इससे कि बहुत ज्यादा सामान बनने के बाद अब उस सामानों को बेचने के लिए बाजार चाहिए था, और बाजार उस समय उतने उपलब्ध नहीं थे। कारण क्या हुआ कि महामंदी आ गई, ठीक है। 1929 उत्पादन, रोजगार, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई, जिसे महामंदी कहते हैं, ठीक है ना। इसके सबसे मुख्य 2 कारण थे। पहला अधिक उत्पादन और दूसरा ऋण की कमी।
ठीक है, यह है महामंदी। महामंदी का क्या असर था? पहला, यूरोप के बैंक धाराशाही हो गए, मुद्रा की कीमतों में कमी आ गई और बाजार खत्म हो गया। इन शॉर्ट मैं आपको सबसे इसका इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ कि 1933 तक, मतलब महामंदी 1929 से लेकर 1933 तक लगभग 4000 बैंक बंद हो गए थे और 1929 से 32 तक लगभग 1,10,000 कंपनियां भी बंद हो चुकी थी। ये क्यों हुआ था? महामंदी के कारण। इसको हम लोग आर्थिक मंदी ही कहते हैं। ठीक है, तो महामंदी का मैंने बताया, महामंदी और महामंदी का असर। अब हम ये भी जान लेते कि भारत में महामंदी का क्या असर था। तो इसे बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में आयात और निर्यात आधा हो गया, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश शासक का विरोध होने लगा और गांधी जी ने उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये था महामंदी का भारत पर असर। अब जब हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे तो आपका टॉपिक है कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, यानी जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद का जो पुनर्निर्माण था, अर्थव्यवस्था को जो पुनर्निर्माण किया गया उसके बारे में। तो पहले विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध का मंच तैयार कर दिया था, यानी जो विश्व युद्ध हुआ उसने दूसरे विश्व युद्ध का मंच पहले से ही बना दिया था। विश्व दो भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। युद्ध ने बेहिसाब धन जन की क्षति की थी। ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का काम बहुत कठिन था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और अब बाजारों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाजार तो पूरी तरह से बिखर गए थे। इसी कारण से ब्रेटन वुड्स संस्थान की स्थापना की गई। अब थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये वाला। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस सम्मेलन में दो चीजों का निर्माण किया गया। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक बनाया गया। इन दोनों का निर्माण इसलिए हुआ ताकि युद्ध के द्वारा जो क्षति हुई थी उसका पुनर्निर्माण किया जा सके। ठीक है, यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। ये जो व्यवस्था थी, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था, ये जो थी वो निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। अब विनिमय दर क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझिए। इसका अर्थ है कि यदि हम डॉलर की कीमत 50 रुपए फिक्स कर दें तो यह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, यदि हम डॉलर की कीमत 50 रुपए फिक्स कर दें तो यह कभी नहीं बदलेगा। परंतु आज क्या है, डॉलर की जो कीमत है, जो उसका मान है, वो घटता बढ़ता रहता है। ये उस समय की बात की जाए, 1944 की। यह मांग और पूर्ति के अनुसार डॉलर का मान जो है वो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अपंग हो चुकी थी। अतः स्वतंत्र जितने भी नए स्वतंत्र देश थे वे सभी ब्रेटन वुड्स संस्थान के सहारे थे। ठीक है, ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके और वे आसानी से अपना विकास कर सके। तो बच्चों, अब हम लोग अपने चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना के एकदम आखिरी पड़ाव पर आ गए। ये आपका लास्ट टॉपिक है कि ब्रेटन वुड्स को कौन चलाता था। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियों जैसे अमेरिका आदि के द्वारा चलाया जाता था, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीपति देश है, बहुत बड़ा देश है। तो वहीं पर ब्रेटन वुड्स को बड़ी शक्तियां, अमेरिका जैसी शक्तियां चलाती थी। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित करना इन्होंने ही सिखाया। 1970 के बाद ब्रिटेन को खत्म कर दिया गया और परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे जस्ट बिफोर मैंने बताया था कि विनिमय दर जो होता है वो क्या होता है कि जब डॉलर के दाम को, मान को फिक्स कर दिया जाए तो विनिमय दर की व्यवस्था लागू कर दी, यानी परिवर्तनशील, जैसा डॉलर की बाजार की जैसी स्थिति रहेगी डॉलर का वैसा ही मान रहेगा। यानी मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व का
को बनता आ रहा है और आगे भी बनता रहेगा, आज भी बन रहा है। ठीक है, इसमें कुछ देश विकसित हैं और कुछ देश अपने विकास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद मैं आपको जो मैंने पढ़ाया है ये जो पूरा चैप्टर है, इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, एक क्वेश्चन दूंगी, जो आप उसको मुझे उम्मीद है कि पूरा करेंगे और मुझे मेरे कमेंट में सेंड करेंगे कि ये कैसा लगा आपको। और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।